हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पाठ 7 पाठ 9 हिंदी विश्व शांति की भाषा है, यह पाठ पढ़ाएंगे। इस पाठ के लेखक ने अपने देश के बारे में बताया है और इसमें उन्होंने साईं जी माकिनो का भारत आगमन और उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का वर्णन किया है। साईं जी माकिनो का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो पहले आइए इस पाठ के लेखक के बारे में आपको बताते हैं। इस पाठ को रचने वाले साईं जी माकिनो ने जापान में 11 फरवरी सन 1924 ईस्वी को जन्मे थे। ये जो आपका पाठ के रचनाकार लेखक साईं जी माकिनो ही हैं। ये जापानी थे। जापान में ही इनका जन्म 11 फरवरी 1924 को हुआ था। हिंदी भवन द्वारा हिंदी रत्न से ये सम्मानित किए जा चुके हैं। आपने हिंदी में कई पुस्तकें लिखी हैं। मूलतः साईं जी पशु चिकित्सक थे। बाद में कुछ समय के लिए इन्होंने दोभाषीय का कार्य किया था। प्रस्तुत पाठ में माकिनो जी ने हिंदी प्रेम के प्रति रत्नावली कौशिक की बातचीत पर यह पाठ आधारित किया गया है। साईं जी माकिनो 11 फरवरी 1924 को जन्म हुआ था। उस समय इनकी, जब ये भारत आए तो उस समय इनकी आयु 36 वर्ष की थी, 36 ईयर्स के थे। फिर यहीं के वे होकर रह गए। जो एक बार वो भारत आए, फिर लौटकर दोबारा ये जापान नहीं गए। सेवाग्राम में स्थित हिंदुस्तानी तालीमी संघ में पशु चिकित्सक के रूप में थे, पर हिंदुस्तान का ऐसा रंग इन पर चढ़ा कि इनको लौटने का मन ही नहीं किया। खादी क्या अपनाई, संपूर्ण चिंतन ही इनका गांधीमय हो गया था। सन 1958 की बात है। सेवाग्राम में आने का इनको निमंत्रण दिया गया था। वे सन 1931 में गांधी जी के सहयोगी थे। सेवाग्राम में ही रहते थे। 45 वर्ष इनको हो चले थे। भारत ही मेरा घर है, ऐसा इनका मानना था। अप्रैल 1959 ईस्वी में पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन के साथ विनोबा जी से इनकी बात हुई। वे सेवाग्राम लौटकर हिंदी सीखना प्रारंभ किया था। उन्होंने आगरा के एक अच्छे हिंदी शिक्षक को उनके पास भेजा और उन्होंने हिंदी सिखाने का काम शुरू किया। सेवाग्राम में गौशाला में इतना काम रहता था कि चरखे की तरफ इनका ध्यान ही नहीं जाता था। फिर भी आज वो चरखे के महत्व को समझ गए और फिर से चरखे के प्रचार और प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस करने लगे। गुरुदेव के अस्तित्व और शांति निकेतन के परिसर प्राकृतिक सौंदर्य ने साईं जी को इतना प्रभावित किया कि वहाँ से हटने का उनका मन नहीं करता था। हिंदी भवन के सामने वाले हॉस्टल, जिसको हिंदी में छात्रावास कहते हैं, में रहकर केवल पढ़ते थे। शांति निकेतन का परिवेश इतना शांत था कि पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में बैठे हुए व्यक्ति घड़ी की आवाज़ स्पष्ट सुन सकते थे। इतना वहाँ का शांत वातावरण था। साईं जी भी पवित्र भूमि शांति निकेतन को अपनी जीवन साधना का आधार बना लिया था। गुरुदेव के व्यक्तित्व के वातावरण को इतना सुंदर बना दिया गया था, या इतने शांत वातावरण में भी गुरुदेव महापुरुष की रचना की गई थी। जो भी हो, जमाना कितना भी बदल जाए,
पर शांति निकेतन की भूमि में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता हमेशा रहेगी। सच तो यह है कि हिंदी की कृपा से माकिनो जी का जीवन चल रहा था, वरना रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता। उन दिनों ग्वालियर में बिड़ला फैक्ट्री में जापानी तकनीक से एक फैक्ट्री लगाई गई। जापानी इंजीनियरों को हिंदी नहीं आती थी और फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीयों को जापानी नहीं आती थी। इसलिए साईं जी को बुलाया गया। साईं जी दुभाषिए के रूप में वहाँ 400 रुपये मासिक में काम करना शुरू किया। यहाँ से उनका 4 साल काम किया गया और हिंदी में बहुत से लेख उन्होंने लिखे। दोनों का लोक साहित्य लगभग समान ही है। मणिपुर राजस्थान की लोक कथाएं जापान की लोक कथाओं जैसी ही है, यानी जो मणिपुर और राजस्थान की लोक कथाएं हैं वैसी ही लोक कथाएं जापान की भी हैं। इसका कारण है कि जापान की संस्कृति चीन और भारत की मिश्रित संस्कृति है। साईं जी भारत को दादा और चीन को पिता मानते हैं। हिंदी विश्व शांति की भाषा और उनके जीवन पर्यंत से उससे वो हमेशा जुड़े रहे, यही उनकी कामना थी। जापान में भारतीयों और हिंदी भाषा का बहुत ही अधिक सम्मान था। जापान की 2 नेशनल यूनिवर्सिटी ओसाका और टोक्यो में बीए और एमए स्तर पर हिंदी पढ़ाई जाती थी और आज भी पढ़ाई जाती है। भारत के लिए यह बहुत ही गौरव का विषय होना चाहिए। यहाँ के लोग भी जापानी सीख रहे हैं। पहले यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स था, अब बीए कोर्स भी है और हर साल बहुत लोग बीए की परीक्षा में बैठते हैं। साईं जी का मानना है कि भारत देशों को भावना के स्तर पर जोड़ती है। जापानी भाषा में संस्कृत के शब्द भरे पड़े हैं। इन दिनों बंगला भाषा की भी जापान में जोर पकड़ रही है, क्योंकि कलकत्ता एशिया का दरवाज़ा है। एक समय में सबसे ज़्यादा जापानी कलकत्ता में ही रहते थे, अब तो पूरे देश में बिखर गए हैं। जापान में और प्रोफेसर दोई ने टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना की। वे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। प्रोफेसर तोशियो तनाका ने भीष्म साहनी के तमस का जापानी में अनुवाद किया। प्रोफेसर कोगा ने जापानी हिंदी कोश की रचना की। उन्होंने गांधी जी की आत्मकथा का जापानी में अनुवाद भी किया। इसके लिए उन्होंने गुजराती भी सीखी। प्रोफेसर मीजो कौमी हर साल हिंदी का एक नाटक तैयार करते हैं और उसका मंचन करने के लिए भारत आते हैं। प्रोफेसर साकाता ने भी हिंदी साहित्य पर बहुत बड़ा काम किया है। साईं जी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास चित्रलेखा बहुत पसंद करते थे, इसलिए उनका जापानी में उन्होंने अनुवाद भी किया। टैगोर और गांधी जी एक तुलनात्मक अध्ययन जापानी आत्मा की खोज भारत में 40 साल पुनर्विचार और सिंहावलोकन जैसी कुछ पुस्तकें लिखी। नई पीढ़ी अपनी सभ्यता संस्कृति से दूर होती जा रही है, यह बात उन्हें बहुत कष्ट देती थी। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। साईं जी जापानी बगीचा लगाना बहुत पसंद करते थे। जहाँ जाते थे फूल पत्ती पेड़ों के साथ दोस्ती कर लेते थे। जगह जगह पेड़ लगाते थे। कुछ लोग जापानी फूल लगाने की कला भी सीखने लगते थे। साईं जी हमेशा इस बात का खेद रखते थे, उनको इस बात का हमेशा दुख था कि जितना भारत माता का नमक खाया उतनी उसकी सेवा नहीं की। भारत बहुत बड़ा देश है
उसका दिल भी बहुत बड़ा है। दुनिया का कोई देश उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। ये इस पाठ को साईं जी ने हम लोगों को यह बताया कि भारत का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता। बच्चों, इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पढ़कर सारांश अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपको प्रश्नोत्तर लिखने में आसानी हो जाएगी। धन्यवाद।